विद्यार्थियों, आज की भौतिकी की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पिछली दो क्लासेस में हमने क्षैतिज और तिरछे प्रक्षेप्यों के बारे में पढ़ा था। आज उस पर कुछ प्रश्न करते हैं जिससे कि हमारी समझ और हमारी पकड़ इन टॉपिक्स के ऊपर मजबूत हो जाए। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। एक प्रक्षेप्य को भूमि से, जमीन से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित किया गया। एक प्रक्षेप्य को जमीन पर बिंदु O से क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया। आपको बताना है पहला, जमीन से पाँच मीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेप्य अर्थात कण की चाल क्या होगी। पहला प्रश्न है कि जिस क्षण यह कण जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर है उस समय इसकी चाल क्या है। वीडियो को इसी वक्त रोक दीजिए और प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। यह प्रक्षेप्य कुछ इस प्रकार का वक्र पथ लेकर गति करता है और वापस जमीन पर गिरता है। जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर जिस समय यह प्रक्षेप्य है उस समय उसकी चाल बतानी है। तो ये द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन, इसमें सीधा चाल प्राप्त नहीं होता। हमें क्या मिलता है? वेग के x और y घटक, जिसके आधार पर हम वेग का परिमाण निकालते हैं, वही चाल कहलाती है। तो यह कण जब जमीन से, धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका वेग सदिश ऐसा कुछ है। इसके दो घटक हैं, x घटक और y घटक, और y घटक, x घटक और y घटक। हमें वेग सदिश के इन दोनों घटकों को प्राप्त करना है। तो मुश्किल नहीं है। आपको सबसे पहले जो प्रारंभिक वेग दिया गया है उसके दो घटक कर देने चाहिए। 20 cos 37 डिग्री u cos थीटा। cos 37 डिग्री का मान लगभग 4/5 होता है। ये 16 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक इसी प्रकार ये जो वेग का ऊर्ध्व घटक है, ये 20 sin थीटा, ये लगभग 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमें पता है कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग के क्षैतिज घटक का कोई बदलाव नहीं होता, वो नियत रहता है। तो जो ux है 16 मीटर प्रति सेकंड, यही vx का भी मान होगा। कण चाहे जहां कहीं भी हो, vx का मान 16 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। vy का मान लगातार बदल रहा होता है। uy का मान हमें पता है, प्रारंभिक वेग का y घटक हमें ज्ञात है
और जब कण 5 मीटर की ऊंचाई पे है तो उसके वेग का y घटक प्राप्त करना है। तो सच्चाई ये है कि y अक्ष की दिशा में अर्थात ऊर्ध्व दिशा में इस कण की गति बिल्कुल एक सरल रेखा पर गतिशील कण के समान है, जिसको प्रारंभ में ऊर्ध्व दिशा में 12 के वेग से प्रक्षेपित किया गया था। एक पत्थर को अगर आपने सीधे 12 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्व वेग से ऊपर उछाला है तो यह पत्थर 5 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने के बाद जिस वेग से चल रहा होगा वही Vy का मान है। ऊर्ध्व दिशा में इस कण की गति और इसकी गति दोनों बिल्कुल एक समान है। तो y अक्ष की दिशा में Vy का मान ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं? y अक्ष की दिशा में हमें प्राप्त करना है कि जब विस्थापन 5 मीटर हुआ, y निर्देशांक का मान 5 हुआ, उस वक्त वेग का y घटक क्या है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे Vy स्क्वायर बराबर Uy स्क्वायर, Uy का स्क्वायर अर्थात 12 का वर्ग -2 10 5। Ay का मान -10 है, G का मान 10 ले लिया हमने, तो यह बन गया 144 में 100 कम 44, अर्थात Vy जो है वो √44 है। ठीक है, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर जब कण है तो x अक्ष की दिशा में उसका वेग 16 और y अक्ष की दिशा में उसका वेग √44 है। इस वजह से यहाँ पर वेग सदिश का परिमाण, जिसे हम चाल भी कहते हैं, वेग के परिमाण को ही हम चाल कहते हैं, इस v का जो मान है वो √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से ज्ञात हो जाएगा। vx स्क्वायर अर्थात 16 का वर्ग, ये हो गया 256, और vy स्क्वायर अर्थात 44, ये √300 अर्थात 10√3 मीटर प्रति सेकंड। एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लीजिए, मैंने कोई गलती तो नहीं की। 16 का वर्ग 256 और vy स्क्वायर 44, ये हो गया 300, 300 का वर्गमूल 10√3, 10√3 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी हमारे कण की जब वह 5 मीटर की ऊंचाई पे होगा। यहाँ एक और बात बता देना आवश्यक है कि कण 5 मीटर की चाल पे थोड़े समय बाद पुनः होगा जब वो वापस नीचे आ रहा होगा। इस बिंदु पर भी कण की चाल यही होगी, ठीक इतनी ही होगी 10√3। वेग का x घटक 16 ही होगा, वेग का जो y घटक है उसकी दिशा सिर्फ उल्टी होगी, परिमाण तो इतना ही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक गेंद को, प्रश्न में लिखा है एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्व से 37 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया। गौर कीजिएगा, ऊर्ध्व से 37 डिग्री के कोण पर एक कोण को 20 मीटर प्रति सेकंड की, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया। आपको बताना है कि गेंद का क्षैतिज परास क्या है। गेंद का क्षैतिज परास क्या है। पिछले प्रश्न में मैंने एक ही पूछा, इस पे मैं कई पूछूंगा। पहले मैंने पूछा आपसे इस गेंद का, इस प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास
क्या होगा? सभी लोग वीडियो पॉज करेंगे, इस तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देंगे कि गेंद का प्रारंभिक वेग ऊर्ध्व दिशा के साथ 37 डिग्री का कोण बना रहा है, क्षैतिज के साथ नहीं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अपने वीडियो को बंद करके खुद से प्रयास करेंगे। यदि हम सीधे तौर पे सूत्र का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है कि हमारे सभी सूत्रों में जो थीटा था वो क्षैतिज से प्रारंभिक वेग के द्वारा बनाया गया कोण था। अर्थात इस प्रश्न में जो थीटा है वो 37 डिग्री नहीं 53 डिग्री होगा, ये 53 डिग्री। तो यदि आप सीधा क्षैतिज परास का सूत्र लगाना चाहते हैं तो थीटा की जगह आपको 53 डिग्री लिखना होगा, ठीक है, अन्यथा उत्तर नहीं आएगा, गलत उत्तर आएगा। मैं इसको पुनः फंडामेंटल तरीके से ऐसे कर देता हूं कि गेंद के वेग का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक पहले प्राप्त कर लेता हूं। कोई बताएगा मुझे ऊर्ध्व घटक कितना होगा और क्षैतिज घटक कितना होगा? इस बार ऊर्ध्व घटक होगा 20 cos 37 डिग्री। सदिश इस दिशा के साथ 37 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहां जो घटक होगा ये होगा 20 cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री 4/5 होता है, 4/5, इसलिए ये 16 होगा। और यह जो घटक है यह होगा 20 sin 37 डिग्री। sin 37 डिग्री 3/5 होता है, इसलिए इसका मान 12 होगा। तो ux का मान 12 और uy का मान 16। ux का मान 12 और uy का मान 16, ठीक। यदि आपको याद आता हो तो जो क्षैतिज परास होती है वो बेसिकली ux गुना उड़ान का समय होती है, अर्थात ux गुना 2uy/g। ये बेसिक सूत्र है कि नहीं? 2uy/g क्या होता है? उड़ान का समय। उड़ान के समय को ux से गुना कर दिया तो क्या मिल गया? परास। ऐसे सोचने से हमें याद आता है कि प्रक्षेप्य गति में हो क्या रहा है। यह कण निश्चित वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लगातार एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है। तो ux की जगह पे हम लिख देंगे 12, 2 को अलग से लिख देते हैं इधर बाहर 12, uy को लिख देते हैं 16 और g को लिख देते हैं 10। हो गया, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये हो गया 24 गुना 16, करके देखो कितना आता है। 24 गुना 16 करो भाई, हाँ नहीं कर पाओगे ऐसे। 16 चौक 64 के 4, हाथ में 6, 16 दूनी 32 और 6 38। इसको 10 से भाग किया तो ये 38.4 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये बताइए कि यदि इसी गेंद को इसी चाल से ऊर्ध्व से 37 नहीं 53 डिग्री के कोण पे फेंका होता तो क्षैतिज परास क्या होती? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि हमने, विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, यदि हमने इस गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्व से 53 डिग्री के कोण पर फेंका होता तो इस बार क्षैतिज परास क्या होती? गणना करने लगे, कैलकुलेशन करने लगे कि याद है उत्तर 38.4 मीटर ही होगा।
क्योंकि थीटा कोण पर फेंको या 90 माइनस थीटा कोण पर फेंको, अगर समान चाल से फेंका है तो परास समान होता है। ये यहां पर हमने क्षैतिज से 53 डिग्री के कोण पर फेंका था, यहां हमने इसी सदिश को क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण पर फेंका है। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, अर्थात उसके लिए जो परास प्राप्त हुआ वही इसके लिए भी प्राप्त होगा। होगा कि नहीं? होगा ना। तो 38.4 मीटर की ही दूरी गेंद इस बार भी तय करेगा। हाँ, पथ अलग अलग होंगे, उड़ान का समय अलग अलग होगा। क्या मैं ये पूछ लूं आपसे कि इन दोनों केसेस में, दोनों परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में, किस केस में उड़ान का समय ज्यादा होगा? इसका उड़ान का समय बड़ा होगा या इसका? इसका उड़ान का समय बड़ा होगा या इसका? परास तो समान है, पर उड़ान का समय किसका बड़ा है? उत्तर है इसका। उड़ान का समय 2u(i/g) होता है। u(i) जिसका बड़ा है उसका उड़ान का समय बड़ा है। महत्तम ऊंचाई भी इसी की बड़ी होगी, महत्तम ऊंचाई भी u(i) पे निर्भर करती है। u(i) इसका बड़ा है, इसका u(i) आप निकालेंगे तो 16 मिलेगा, 16 मिलेगा बोल रहा हूं, 12 मिलेगा। 20 cos 37 डिग्री या 20 sin 37 डिग्री, एक ही बात है। अगर इस कोण को लेकर हम काम करते हैं तो इधर 20 cos 37 डिग्री, इधर 20 sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री 3/5। तो इस केस में u(i) का मान बड़ा है, इस केस में u(i) का मान छोटा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस परिस्थिति में, इस वाले केस में गेंद के उड़ान का समय ज़्यादा होगा, गेंद के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। पिछले प्रश्न के डेटा को ही रख लेते हैं। मुझे बताइएगा यदि मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछूं कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तिरपन डिग्री के कोण पर फेंका गया, ठीक है, कितने समय के पश्चात गेंद की चाल न्यूनतम होगी? बताइए, जल्दी से बताइए। कितने समय के पश्चात गेंद की चाल न्यूनतम होगी? एक जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, बहुत सरल सा प्रश्न है। कितने समय के पश्चात गेंद की चाल न्यूनतम होगी? दे दिया उत्तर? नहीं दिया। गेंद की चाल न्यूनतम होती है जब वो शीर्षस्थ बिंदु पर होता है। इस समय इसके वेग सदिश की दिशा क्षैतिज होती है और न्यूनतम चाल u cos थीटा क्षैतिज वेग के क्षैतिज घटक के बराबर होता है। तो कितने समय के पश्चात गेंद की चाल न्यूनतम होगी, इसी प्रश्न को मैं पढ़ सकता हूं कि कितने समय के पश्चात गेंद अपने शीर्षस्थ बिंदु पर होगी, कितने समय के पश्चात गेंद अपने मार्ग के, अपने पथ के सर्वोच्च बिंदु पर होगी। तो इसका उत्तर शायद सभी जानते हैं कि यह होता है u(i/g). 2u(i/g) पूरे उड़ान का समय होता है। यहां से यहां जाने में उसका आधा u(i/g), यहां से यहां जाने में u(i/g), दोनों मिलाकर 2u(i/g). तो u(i) का मान क्या है? अभी अभी कैलकुलेट किया था कहीं, ये 20 sin 53 डिग्री, 20 गुना sin 53 डिग्री। तो sin 53 डिग्री का मान 4/5 होता है।
4/5 लिखेंगे तो आएगा 16। UI का मान है 16, तो UI का मान 16/10 1.6 सेकेंड। इतने समय के पश्चात गेंद की चाल न्यूनतम होगी। चलिए, इसी प्रश्न में डेटा को समान ही रखता हूं पर अलग से बना देता हूं। देखिए, आप मुझे ये बताइए अब एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज से 53 डिग्री के कोण पर फेंका गया। प्रक्षेपण बिंदु से 10 मीटर की एक दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है, एक ऊंची दीवार है। गेंद इस दीवार को जमीन से किस ऊंचाई पर हिट करेगी, टकराएगी? गेंद इस दीवार से जाकर टकराती है, वो दीवार से किस ऊंचाई पर टकराएगी? गेंद दीवार से किस ऊंचाई पर टकराएगी? गेंद दीवार से किस ऊंचाई पर टकराएगी? बताइए। वीडियो पॉज करेंगे सभी लोग और प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बंद कीजिए और खुद से प्रश्न का हल ढूंढने का पुरजोर प्रयास कीजिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका हल पथ के समीकरण से तुरंत प्राप्त हो सकता है कि नहीं? यह गेंद ऐसे किसी पथ पर चलते हुए जाकर दीवार से टकराई। अगर दीवार मार्ग में नहीं आया होता तो ये गेंद अपने इस परवलयाकार पथ पर चलती जाती और ऐसे कहीं जाकर नीचे गिर जाती। पर मार्ग में कहीं दीवार आ गया, ये गेंद उससे टकरा गई। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि जिस वक्त गेंद का x कोऑर्डिनेट 10 है, x निर्देशांक का मान 10 है, उस वक्त गेंद के y निर्देशांक का मान क्या है? जिस वक्त यह दूरी 10 है उस वक्त यह ऊंचाई क्या है? y का मान क्या है जब x का मान 10 है? ये बिंदु जो है इसके निर्देशांक 10, y है। इस बिंदु के निर्देशांक 10, y है, अर्थात यहां से x अक्ष की दिशा में 10 मीटर चलो, फिर y मीटर ऊपर चलो तो यहां पहुंच जाओगे। यह बिंदु इस गेंद के पथ पर स्थित है। यह बिंदु 10, y इस गेंद के पथ पर स्थित है और y हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। पूछा गया है कि गेंद दीवार को किस ऊंचाई पे हिट करेगा। इसका अर्थ हुआ कि जब गेंद 10 मीटर आगे बढ़ चुका होगा उस समय उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होगी, y का मान क्या होगा। तो गेंद इस पथ के ऊपर चल रहा है, इस पथ पर x का मान जब 10 है तो y कितना होगा, यही तो हमें बताना है। आइए बताते हैं। ये सीधा सीधा हम पथ के समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। पथ का समीकरण याद हो तो, याद है, x tan थीटा माइनस d/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। याद करो,
ये शायद पिछली क्लास में ही हम लोगों ने डिराइव किया था कि ये किसी भी प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है या एक परवलय का समीकरण है। इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रक्षेप्य गति में जो पथ होता है वो परवलयाकार ही होता है। तो हमें इस समीकरण का उपयोग करते हुए यह पता लगाना है कि जब x का मान 10 है तो y का मान कितना है। तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं इस समीकरण से। x का मान 10 tan थीटा अर्थात tan 53 डिग्री। tan 53 डिग्री का मान क्या होता है याद है? ये त्रिभुज भूल गए तुम? अगर ये समकोण त्रिभुज आपके दिमाग में याद आए तो ये होता है 53 डिग्री, ये 37 डिग्री। तो tan 53 डिग्री का मान क्या हुआ? 4/3। g का मान 10, u का मान 20 दिया हुआ है प्रश्न में, और cos थीटा cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री का मान 3/5, उसका वर्ग, और x का मान ऑफ कोर्स 10। ये दिया हुआ है कि x का मान जब 10 है तो y की गणना करें। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। एक स्टेप चलिए मैं और कर देता हूं। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया, ये 10 का वर्ग मतलब 100 और 20 का वर्ग, तो दोनों जीरो कैंसिल कर देते हैं। यहां बच गया 2 दूनी 4, यहां बच गया 10, और ये 5 का वर्ग 25 को ऊपर कर देते हैं, तो नीचे बचा 4 और 9। ठीक है, अब तो इसको हल कर लोगे तुम सभी, खुद से कर लो। इतने ही मीटर गेंद की ऊंचाई होगी जिस वक्त वो दीवार से टकराएगा। तो प्रक्षेप्य गति के उदाहरण से हमने मूलतः यह सीखा कि किसी भी द्विविमीय गति को हमें कैसे एनालाइज करना है। एक तल के ऊपर यदि एक कण गतिशील है तो उसके गति को 2 लंबवत अक्षों में बांट करके अध्ययन करना सरल है। 2 लंबवत अक्षों के अनुदिश कण की गति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इस बात का लाभ हमें मिलता है। तो x और y अक्ष का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर निर्भर है, परंतु जिस प्रकार के प्रक्षेप्य गतियों का अध्ययन हम लोगों ने किया, इस प्रकार के प्रश्नों में क्षैतिज को x और ऊर्ध्व को y मानना एक उचित निर्णय है। हालांकि x और y 2 लंबवत दिशाएं किसी भी और अन्य दिशा में ली जा सकती हैं, परंतु क्षैतिज और ऊर्ध्व हमें बड़े प्रिय दिशा हैं, हमारे लिए बड़े प्रिय हैं, तो इनका उपयोग करके हमने प्रश्न को हल किया। पर यह एक सामान्य प्रक्रिया को बतलाने के लिए सारे उदाहरण थे कि द्विविमीय गति में किसी भी प्रश्न का हल हमें कैसे करना है, उसके ये उदाहरण थे। प्रक्षेप्य गति उसका एक उदाहरण मात्र है। तो यदि आपको इस बात का बोध हुआ हो तो प्रक्षेप्य गति पर आधारित कुछ थोड़े से, अभी तक जिस प्रकार के प्रश्न हमने किए उससे थोड़े से भिन्न प्रश्न आपसे पूछता हूं, जरा सोच कर करके बताइए। कल्पना करो कि एक टावर है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। यहां से आपने एक गेंद को क्षैतिज दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया। प्रश्न कहता है
कि बड़ी तेज आंधी चल रही है, ये विंड है, आंधी है, जिसकी वजह से गेंद को क्षैतिज दिशा में भी एक त्वरण प्राप्त हो जाता है। प्रश्न कह रहा है कि बड़ी तेज आंधी चल रही है, हवा के थपेड़े गेंद के ऊपर चोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गेंद पर एक क्षैतिज दिशा में भी बल कार्यरत होता है। गुरुत्व के अतिरिक्त एक बल है क्षैतिज दिशा में। इस बल की वजह से गेंद के पास एक क्षैतिज त्वरण भी आ जाता है। प्रश्न कहता है कि गेंद का क्षैतिज त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो बताइए गेंद का परास क्या होगा, मतलब प्रक्षेपण के बिंदु से ऐसे चलती हुई गेंद जब जमीन से टकराएगी तो वो एक्चुअली में क्षैतिज दिशा में कितनी विस्थापित हो चुकी होगी, आर का मान क्या होगा। एक बड़ी तेज आंधी चल रही है जिसकी वजह से इस गेंद को एक क्षैतिज दिशा में त्वरण प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्व दिशा का त्वरण गौर करने योग्य है कि वो तो रहेगा ही, क्योंकि गुरुत्व जो है, गुरुत्वीय बल वो तो कार्यरत है ही, परंतु उसके अतिरिक्त एक क्षैतिज दिशा में भी बल गेंद के ऊपर लगने लगता है। इस वजह से गेंद के पास एक क्षैतिज त्वरण भी आ जाता है। आपको बताना है कि गेंद का क्षैतिज परास क्या होगा। अभी तक हल किए गए सभी प्रश्नों में हम लोगों ने यह माना था कि क्षैतिज दिशा में गेंद पर कोई बल नहीं है, क्षैतिज दिशा में गेंद का कोई त्वरण नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मैं कह रहा हूं कि क्षैतिज दिशा में एक त्वरण है। अब क्या करोगे बताओ? वीडियो रोक दो, खुद से प्रश्न का हल ढूंढो। सही बात यह है कि हम कुछ भी नया नहीं करेंगे। हम पुनः यहाँ पर क्षैतिज को x दिशा मान लेते हैं और ऊर्ध्व नीचे की दिशा को y दिशा मान लेते हैं। अब x और y दिशा की गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र है, यह सबसे मूल बात है जो हमें समझनी है। x और y दिशा में गेंद की गति को अलग अलग करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि गेंद कितने समय में जमीन को हिट कर देगी। यह जानने के लिए x अक्ष की दिशा में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गेंद भूमि से टकरा जाएगी अगर y अक्ष की दिशा में उसका विस्थापन 20 मीटर हो गया। यदि y अक्ष की दिशा में विस्थापन 20 मीटर हुआ तो गेंद निश्चित तौर पर भूमि से टकरा जाएगी। क्षैतिज दिशा में वो चाहे जितनी दूर गई हो, अगर y अक्ष की दिशा में 20 मीटर चल पड़ी तो जमीन से टकरा जाएगी। तो y अक्ष की दिशा में गति का विश्लेषण करते हैं हम। सबसे पहले y अक्ष की दिशा में ये जो सूत्र है, इस सूत्र के उपयोग से हम तुरंत जान सकते हैं कि गेंद कितनी देर में, कितने समय में 20 मीटर का विस्थापन कर लेगी y अक्ष की दिशा में। प्रारंभिक वेग y अक्ष की दिशा में 0 है, uy का मान 0 है। हमें इस प्रश्न से पूछना है, इस समीकरण से पूछना है कि y का मान 20 मीटर होने में कितना समय लगेगा। तो y का मान 20 मीटर होने में कितना समय लगेगा? g का मान 10 t स्क्वायर। कुछ लोग अब कंफ्यूज होने लगे, उनको लगता है कि मैं g को कभी +10 कभी -10 लिख लेता हूं। वो पहले कंफ्यूज नहीं था, अभी हो गए। इस बार मैंने नीचे की दिशा को धनात्मक y अक्ष की दिशा माना है। g तो नीचे है। जब ऊपर की दिशा को धनात्मक y अक्ष की दिशा लेते हैं तो g को ऋणात्मक लिखते हैं, और जब नीचे की दिशा में y अक्ष की दिशा को धनात्मक लेते हैं तो g को धनात्मक लिखेंगे। इस समीकरण का हल हमें बताता है कि t का मान 2 सेकंड है। तो गेंद निश्चित तौर पर 2 सेकंड में जमीन से टकरा जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड में गेंद 20 मीटर नीचे उतर चुकी होगी। अब हमें यह पता करना है कि इस 2 सेकंड की अवधि में गेंद आगे कितना बढ़ी है।
आगे कितना बढ़ी है। अभी तक सभी प्रश्नों में हम एक्स अक्ष की दिशा में गति को नियत वेग वाली गति मानते थे। तो 10 मीटर प्रति सेकंड अगर वेग नियत रहता तो 2 सेकंड में 10 गुना 2 20 मीटर आगे जाता। परंतु प्रश्न के हिसाब से यह वेग क्षैतिज दिशा का वेग भी बढ़ रहा है। प्रश्न कहता है कि एक आंधी है, विंड है, जिसकी वजह से गेंद पे एक बल लग रहा है और उसका वेग क्षैतिज दिशा में भी बदल रहा है। हाँ, प्रश्न में यह लिखा गया है कि जो क्षैतिज त्वरण है वो नियत है, उसका मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अर्थात क्षैतिज दिशा में भी हमें इस समीकरण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नियत त्वरण वाली गति हो गई। अब पहले बनाए गए प्रश्नों में क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं होता था, नियत वेग से गति होती थी। यह एक विशेष प्रश्न है जिसमें प्रश्न बनाने वाले ने कहा है कि एक्स अक्ष की दिशा क्षैतिज दिशा में भी त्वरण है, तो हमें त्वरण मानना पड़ेगा। और त्वरण है तो हम विस्थापन बराबर वेग गुना समय नहीं लिख सकते, हमें यह समीकरण यूज में लेना पड़ेगा। तो क्षैतिज परास x का मान है, x का वह मान है जब समय 2 सेकंड हो गया। 2 सेकंड में ये गेंद जमीन पे आ गई, 2 सेकंड में x अक्ष की दिशा में कितनी आगे बढ़ी, हम ये सोच रहे हैं। ये सोचते समय हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि y अक्ष की दिशा में त्वरण क्या है, y अक्ष की दिशा में वेग क्या है। इन बातों पे हमारा ध्यान है ही नहीं। हमारा ध्यान सिर्फ x अक्ष की दिशा में वेग, x अक्ष की दिशा में त्वरण, इन चीज़ों पर है। x अक्ष की दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो 10 है, 2 सेकंड में विस्थापन बताना है। x अक्ष की दिशा में जो त्वरण है वो भी 2 है, 2 सेकंड में विस्थापन बताना है। तो ये हो गया 20 और 4 24 मीटर। इस बार गेंद का जो क्षैतिज परास है, जो प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास है, वो 24 मीटर होगा। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया। और जो मूल बात है कि द्विविमीय गति में हम 2 लंबवत दिशाओं में गति को बांट के प्रश्नों का हल करते हैं, और सभी प्रश्नों का हल ऐसे ही करना है। आंखें खुली रखनी है, पहले समझना है प्रश्न को कि क्या दोनों अक्षों के अनुदिश त्वरण है, नहीं है, एक अक्ष के अनुदिश है, क्या है, परिस्थिति क्या है, उसका संज्ञान लेने के पश्चात ही हम ये तय करेंगे कि दोनों लंबवत दिशाओं में किन समीकरणों का प्रयोग करना उचित रहेगा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा।